हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है भाई मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। चैप्टर 2 हम करने लग रहे हैं, वो भी क्या है, आदिकाल। और आदिकाल आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाई आपको आदिकाल के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी एक वीडियो बना के दे दूँगी, सभी वीडियो मर्ज करके, ठीक है। प्राइमर लगा दूँगी, आप सभी देख लेना जिस भी बच्चे ने अगर वो क्लासें नहीं देखी। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी 311वां। 310 तक मैंने कल की क्लास में आपको करवा दिए थे, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का पूछा भाई सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। तो ए पाणिनि ने, बी नागार्जुन ने, सी पतंजलि ने, या डी सिरप्पा ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है भाई। व्याख्या देखते हैं बस इस क्वेश्चन की भाई। सी आंसर अपना ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। क्या भाई, संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप यानी अनेक रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस प्रकार प्रतिमान से, क्या भाई, रस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट तथा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है और आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। 312वां क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि है भाई। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है, यानी सिद्धों में प्रथम कवि कौन है वो हमें बताना है। तो ए सरप्पा, बी कणप्पा, सी गुंडरिप्पा या डी सिरप्पा। तो सरप्पा बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, सिद्ध सरप्पा 8वीं सदी के कवि रहे हैं। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनको बौद्ध धर्म की व्रजयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। जो सरप्पा है इनको भी बौद्ध धर्म की व्रजयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है और इनको आदि सिद्ध भी माना जाता है सरप्पा को। इनका मूल नाम क्या है, राहुल भद्र, ठीक है। तो क्या है, राहुल भद्र क्या है, सरप्पा का मूल नाम है। वेपाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। तो जो सिद्ध सरप्पा वो किसके समकालीन थे, तो शासक धर्मपाल के समकालीन थे, आपको ध्यान रखना है। 313वां क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है। ए महाकाव्य है, बी गद्य काव्य है, सी छंद काव्य या डी व्याकरण काव्य है। तो ये क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ रहेगा। उक्ति व्याकरण क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके लेखक दामोदर पंडित है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। आगे है 314वां, प्राक्त पैंगलम के रचयिता हैं। जो प्राक्त पैंगलम है इसके रचयिता कौन है। तो एक है हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी वंशीधर या डी विद्यापति। तो भाई प्राक्त पैंगलम टीका के रचयिता पूछा भाई, यहाँ पे टीका आएगा। टीका के रचयिता कौन है, वंशीधर है। कौन है भाई, वंशीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राक्त पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था, ठीक है। लक्ष्मीधर ने भाई क्या था, प्राक्त पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। लेकिन टीका पूछी जाए तो किसने की है, प्राक्त पैंगलम की वंशीधर ने। प्राक्त पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राक्त पैंगलम में प्राक्त और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है भाई। 315वां क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है। भाई गोरखनाथ को पूछा है, जो गुरु गोरखनाथ है उसको हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ए निर्गुण भक्ति, बी पुरानी हिंदी के कवि, सी प्राक्त काल के कवि या डी बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पुरानी हिंदी के कवि। व्याख्या में देखते हैं, गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है।
गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शब्दी, पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्श, नरवे बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, अभय मात्रा, जोग, पंचमात्रा और गोरख बोध। आगे भी 316वां क्वेश्चन है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। क्या भाई? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ये है भाई एक हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, बी हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, सी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, या डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल, अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं भाई, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति त्रिभुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। किसने भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा। आपको ध्यान रखना है, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। कैसे थे विद्यापति? किस संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि। 317वां क्वेश्चन है, आलाखंड का वास्तविक स्तोत्र ग्रंथ है। वास्तविक स्तोत्र ग्रंथ कौन सा है आलाखंड का, वो हमें बताना है। तो ए कुमार रासो, बी विजयपाल रासो, सी परमाल रासो, या डी पृथ्वीराज रासो। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, परमाल रासो भाई। व्याख्या में देखते हैं इसकी में, आलाखंड का वास्तविक स्तोत्र ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। क्या है भाई? जो परमाल रासो है, ठीक है, उसमें आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन, ये इसका विषय रहेगा भाई। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश, ठीक है, कौन थे उस टाइम? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। और किस नाम से? आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया था भाई। और आलाखंड क्या है? बरसात ऋतु में गाया जाता है। और कहाँ कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है आलाखंड। 318वां क्वेश्चन है, मुहर बुजड़ कुसुम रस कब्बज कलासु छैयल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैयल, किसकी पंक्ति है भाई ये? ठीक है, तो ए सरपाद की, बी कुशललाभ की, सी उमापति की, या डी विद्यापति की। तो विद्यापति की ये पंक्तियाँ रहेगी भी। व्याख्या में देखते हैं, महुवर बुज्जड़ कुसुम रस कब्बज कलास छैयल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैयल। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कवि उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, देशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। भाई ये नाम किसके हैं? ये सभी नाम भाई विद्यापति के रहेंगे और पेपर में पूछे जाते हैं। 319वां क्वेश्चन है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं, उसे हिंदवी कहा है। ठीक है, क्या भाई? आदिकाल हिंदी को एक विभिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं, उसे हिंदवी कहा है। भाई किसने हिंदवी कहा है उसमें हिंदी भाषा को? तो ए राहुल सांस्कृत्या ने, बी अमीर खुसरो ने, सी श्याम सुंदर दास ने, या डी क्षिति मोहन सेन ने। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा है हिंदी भाषा को। भाई आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्या इनके गुरु का नाम पूछा जाता है? अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया पूछा जाता है भाई। और खड़ी बोली के ये आदि कवि कहे जाते। कौन? अमीर खुसरो भाई खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से? खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल। भाई 320वां क्वेश्चन है, इनमें अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि कौन है? अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि पूछा है भाई। तो ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी राम सिंह, या डी कुशललाभ। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अपभ्रंश के सर्व प्रधान कवि कौन है?
स्वयंभू है और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे वही व्याख्या में देखते हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। किसका? जैन परंपरा का भी माना जाता है और अपभ्रंश का भी। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौंचर्यु, रिठ्ठेनेमिचर्यु, स्वयंभू छंदस। 321वां क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। ठीक है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, ये हमें बताना। तो ए कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल, डी जिनदत्त सूरि। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उपदेश रसायन रास किसके? जिनदत्त सूरि की रचना रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरि हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। क्या भाई? ये 80 पदों का क्या है? नृत्य गीत रासलीला काव्य। आपको ध्यान रखना उपदेश रसायन रास के। 322वां क्वेश्चन है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? जो 9 नाथ है उनमें से कौन सा नाथ क्या है? सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना। तो ए गोरक्षनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन, डी जड़भरत सॉरी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है भाई, और तीनों है ये। व्याख्या में देखते हैं। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार है। किसके अनुसार भाई? गोरख सिद्धांत के अनुसार। ए नागार्जुन, बी जड़भरत, सी हरिश्चंद्र, 4 सत्यनाथ, 5 भीमनाथ, 6 गोरक्षनाथ, 7 चरपटनाथ, 8 जलेंद्रनाथ, 9 मलयार्जुन। देवसेन कृत शावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन की कौन सी रचना है? शावकाचार्य, और नगेंद्र ने इसको प्रथम रचना माना है हिंदी की। अगला 323वां, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? क्या भाई? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। तो ए धर्मसूरी, बी हेमचंद्र सूरी, सी शालिभद्र सूरी, डी जिनदत्त सूरि। तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। धर्मसूरी जम्बू स्वामी रास के रचयिता रहेंगे। तो जो जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी है। जबकि शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित्र, ठीक है, शालिभद्र सूरि ने कौन कौन सा? पंच पांडव चरित्र, तथा जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन नामक ग्रंथों की रचना की है भाई, आपको ध्यान रखना है। 324वां क्वेश्चन है, बीसल देवरासों का अंगिरस पूछा है। बीसल देवरासों का अंगिरस क्या है? तो ए श्रृंगार है, बी वीर है, सी रौद्र है, डी शांत है। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। बीसल देवरासों का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपति नाल है। बीसल देव के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। यह 4 खंडों में विभक्त क्या है? एक वीर गीत काव्य है। 325वां क्वेश्चन, हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? जो 12मासा है वो सबसे पहले किस कृति में मिलता है, वो हमें बताना। सबसे पहले पूछा गया भाई। तो ए नेमी चुरु में, या बी नेमिनाथ चौपई में, या सी पौंचर्यु में, या डी संदेश रासक में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नेमिनाथ चौपई में क्या है? 12मासा का सबसे पहले क्या है? उल्लेख मिलता है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरि ने की थी। किसने? विनय चंद्र सूरि ने की थी भाई इसकी रचना। जबकि पौंचर्यु की रचना स्वयंभू व संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी, और अब्दुल रहमान को अद्यमान भी कहा जाता है भाई। 326वां क्वेश्चन है, शावकाचार्य किसकी रचना है? जो शावकाचार्य है वो किसकी रचना है? तो ए देवसेन की, बी बरूची की, सी लक्ष्मीधर की, या डी श्रीधर की। तो शावकाचार्य देवसेन की रचना रहेगी। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। शावकाचार्य क्या? देवसेन की रचना है। शावकाचार्य में 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। कितने दोहों में? 250 दोहों में। आगे 327वां, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? संपादक पूछा, ध्यान रखना आपको संपादक पूछा है। तो ए गोरखनाथ, बी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी रामनरेश त्रिपाठी।
तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरख बानी ग्रंथ के संपादक है भाई। ठीक है, संपादक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया था। कितने ग्रंथों का भाई? 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना था किसने? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। फिर इन्होंने गोरख बानी नाम से इनका संपादन किया। 328वां क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हमें बतानी है किसकी है भाई। तो ए विद्यापति की, बी खुसरो की, सी कबीर की या डी जायसी की। तो ये खुसरो की पंक्तियाँ रहेगी। व्याख्या में देखते हैं, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो उपयुक्त पंक्ति किसके? खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन था भाई। पूछा जाता है खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इनके गुरु का क्या नाम हुआ? निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि भाई। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सरस बसंत समय भला, पावली चहिन पवन वह धीरे। ये विद्यापति की है। आगे, तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रहा विचार। ये कबीर की है। क्या भाई? तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रहा विचार भाई। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये जायसी है। क्या भाई? जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये जायसी की पंक्तियाँ रहेगी। 329वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? ठीक है, नीचे 4 विशेषताएं दे रखी हैं। इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो लोक साहित्य में नहीं होती हुई? एक तो देखते हैं, इसमें शास्त्रीयता होती है। देखते हैं आगे, यह मौखिक होता है, बिल्कुल ठीक है। लोक साहित्य की बात हो रही है। यह परंपरा में प्रचलित रहता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि लोक साहित्य में कोई शास्त्रीयता नहीं होती। शास्त्रीय तो शास्त्रीय संगीत में पाई जाती है या शास्त्रीय लोक साहित्य में मिलती है। तो देखते हैं, शास्त्रीय लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। लोक साहित्य की निम्न विशेषता, लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य में लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है लोक साहित्य में। 330वां क्वेश्चन है, स्वयंभूकृत पवनचर्यू की कथा किससे संबंधित है? तो ए कृष्ण कथा से, बी राम कथा से, सी बोध कथा से या डी शक्ति कथा से। तो बी ऑप्शन ठीक है, पवनचर्यू की कथा भाई राम कथा से संबंधित रहेगी। व्याख्या है, स्वयंभूकृत पवनचर्यू राम कथा पर आधारित अपभ्रंश महाकाव्य है। पवनचर्यू में 12,000 पद है। कितने भाई? 12,000 पद। आपको ध्यान रखना है, 12,000 पद है पवनचर्यू में। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द प्रयुक्त होता है। जो जैन मत है उसमें राम के लिए भाई क्या है? जो पद्म है ये शब्द प्रयुक्त होता है। इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्म चरित्र या पवनचर्यू कहा है। ठीक है, पवनचर्यू का दूसरा नाम क्या है? पद्म चरित्र है भाई, ध्यान रखना आपको। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है सीधे सीधे ही। 331वां क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ढोला मारूरा दूहा भाई राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा। व्याख्या में देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य रहा। ये 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाणी राजकुमारों की प्रेम कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? क्या भाई? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव आपको ध्यान रखना है। और ऐसी एक पंक्ति भी आती है, तो किस कवि पे माना जाता है देखते हैं। एक विद्यापति पे, बी मीराबाई पे, सी सूरदास पे, डी चित स्वामी पे। तो विद्यापति पर क्या है? जयदेव के गीत गोविंद पर
विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध यानी 12 सर्ग तथा 72 श्लोक संवाद सुंदरी टीका में स्तोत्र युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? गीत गोविंद। इसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह तथा पूर्ण मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। गीत गोविंद के बारे में ये बात हो रही है भाई, आपको ध्यान देना है इस पे। आगे है 333वां क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता था? वीर रस की रचनाओं का पूछा है भाई। जो वीर रस की रचनाएं रची जाती थी उसमें किस शैली का प्रयोग किया जाता था वो हमें बताना है। तो ए डिंगल, बी पिंगल, सी कवित सवैया या डी दोहा चौपाई। तो भाई डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था, डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। व्याख्या में देखते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी शैली का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के मेल में पिंगल शैली का विकास हुआ है। इस शैली में प्राय मधुर भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, आगे 334वां, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाई कहाँ देखने को मिलता है ये हमें बताना है। तो ए सूरदास की रचना में, बी भरतमुनि की रचना में, सी राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में या डी तुलसीदास की रचना में। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। सी ऑप्शन ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजाधार सेन के द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, अन्य दिए गए विकल्प क्या है? गलत है भाई। 335वां है, चंद्रबरदाई की रचना किसने की थी? सॉरी भाई, चंद्रबरदाई की रचना है। तो ए बीसल देवरासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी जयचंद प्रकाश या डी रणमल छंद। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो रहेगी। बी ऑप्शन अपना ठीक है। आगे व्याख्या में देखते हैं, रचना दे रखी है, इसके रचनाकार दे रखे हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है भाई रचना। बीसल देवरासो नरपति नाल की रचना है। जयचंद प्रकाश भटकेदार की रचना रहेगी। रणमल छंद श्रीधर की रचना रहेगी। आगे 336वां क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राक्त में लिखी गई, बी पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई, सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई ठीक है रचनाएं आती है भाई। डी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं इनकी भाषा को? संध्या भाषा कहते हैं सिद्धों की भाषा को। 337वां क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्ज्वल करई परम महासुख एकु कणे दूर अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो देखते हैं, महासुख महासुख का तत्सम रूप है। आगे देखते हैं, महासुख वर्ज्यानी का पारिभाषिक शब्द है। आगे है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। आगे देखते हैं भाई, महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है। ये तो बिल्कुल नहीं है, डी गलत है। अब जहाँ भी डी है उसको हम काट देते हैं। तो डी 1 में है, डी 2 में है, बी में है और डी में भी है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ए बी सी। देखो महासुख क्या है? निवारण प्राप्ति में बाधक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और क्या हमारा बिल्कुल ठीक है? ए बी सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, महासुख महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल ठीक है। महासुख वर्ज्यानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जबकि महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है, इस कथन में महासुख का संबंध नहीं है भाई। आगे है 338वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, जो सबसे पहले हमें आता है वो हम करेंगे। तो डी ऑप्शन देखते हैं, सबसे आसान पंक्ति है, मोरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल। क्या भी? मोरा जोबना नवेरा भरो है गुलाल। तो ये क्या है? खुसरो की पंक्ति रहेगी। डी का 3। तो डी का 3 ओनली ए में है।
ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। नगर बहारी डोबी तोहरी कुड़िया छाई, ये कनप्पा की पंक्ति रहेगी भाई, 1 का 2। नगर बहारी डोबी तोहरी कुड़िया छाई तो कनप्पा की है। काया तरवल पंच बिडार, ये लुईपा की है, ये लुईपा है भाई, लुईपा। कड़वा बोल ने बोली सी नारी, क्या भी कड़वू बोल ने बोलिस नारी, तो ये नरपति नाल की रहेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पंक्तियाँ व रचनाकार दे रखे हैं। तो नगर बहारी डोबी तोहरी कुड़िया छाई, ये कड़प्पा की है। का तरवर पंच बिड़ा, ये लुईपा की है। कड़ुआ बोलने बोलिस नारी, नरपति नाल की है। मोरा जोबना नवीरा भयो गुलाल, ये खुसरो की पंक्तियाँ रहेगी। 339वां क्वेश्चन है भाई, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना। पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा भाई, कौन सा तो उसका काल है और कौन सी उसकी रचना है। तो आधुनिक काल चंद्रबरदाई, आदिकाल जगनीक, भक्तिकाल नरपति नाल, रीतिकाल अमीर खुसरो। तो भाई देखते हैं इसको, बी ऑप्शन ठीक है, इसमें बी ठीक है, आदिकाल की रचना है। ठीक है, काल तो बी ठीक है ना, और रचना किसकी है, चंद्रबरदाई की है, तो बी और ए बिल्कुल ठीक है। आदिकाल की रचना है और रचनाकार कौन है इसके, चंद्रबरदाई है, तो बी और ए बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। दिए गए काल एवं रचनाकार में पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई है। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने ये रचना रहेगी। 340वां क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरैप्पा की रचना का नाम क्या है। सरैप्पा की रचना का नाम पूछा है भाई, तो ए प्राक पैंगलम, बी पंचरियो, सी दोहा कोश या डी संदेश रासक, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। सरैप्पा की रचना है दोहा कोश में, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दोहा कोश सिद्ध कवि सरैप्पा की रचना है। सरैप्पा को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पंचरियो के रचनाकार स्वयंभू है, जिसका कथानक रामायण है। प्राक्त पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर है। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान रहेंगे। आगे है भाई, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से भी कौन सा कवि जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी मलिक मोहम्मद जायसी या डी भूषण, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। व्याख्या में देखते हैं, मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि है और इनकी पदावली मैथिल भाषा में है, जो इनकी पदावली है वो मैथिल भाषा में है। ठीक है, इसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया भाई। इनके अन्य ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद, तोताए हिंद उपनाम से जाना जाता है। किसको भाई, अमीर खुसरो को भाई। आगे है 342वां क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। भाई सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये हमें बताना है। तो 8, बी 20, सी 84 या डी 40, तो सिद्धों की संख्या पूछी है भाई, तो कितनी है, 84 है ना, तो कितनी है, 9। व्याख्या देखते हैं, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सरैप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा है। ठीक है, जो सिद्धों में है भाई लुईपा है ना, उसका स्थान क्या सबसे ऊंचा है, लेकिन प्रथम सिद्ध कौन माने गए, सरैप्पा माने गए, आपको ध्यान रखना। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कणप्पा पांडित्य एवं कवित्य में बेजोड़ थे। ठीक है, जो कणप्पा है, जो सीधा कणप्पा, वो पांडित्य एवं कवित्य में बेजोड़ थे कणप्पा, ध्यान रखना आपको। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है पूछा भी, तो कीर्ति पताका ऊपर फिर देखिए, कीर्तिलता भी देखिए आपने ऊपर, और पदावली भी देखिए, लेकिन गीत गोविंद इनकी नहीं है। ये किसकी है, ऊपर भी आया, जयदेव की रचना रहेगी गीत गोविंद, तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह जयदेव की रचना रहेगी। कीर्ति पताका, कीर्तिलता तथा पदावली विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका अवट में है तथा पदावली मैथिली भाषा की रचना है।
विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है। 344वां क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? जो कीर्तिलता है उसकी भाषा पूछिए क्या है। तो ए साहित्यिक अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी लोक भाषा, डी अववट। तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? अववट रहेगी। और जो इनकी पदावली है उसकी भाषा क्या है? मैथिली। क्या है? मैथिली है। डी ऑप्शन ठीक है। कीर्तिलता की भाषा अववट है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति है। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रस्तिप्रक ग्रंथ है। इसमें अववट का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कीर्ति है। कीर्ति पताका में महाराज शिव सिंह का यशो वर्णन है। अप्रकाशित है भाई कीर्ति पताका, ध्यान रखना है, प्रकाशित नहीं हुई है। 345वां क्वेश्चन है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी क्या है? स्वर्णिम कड़ी किसको कहा जाता है? तो जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को, जगनी को। तो भाई विद्यापति को कहा जाता है आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की। ठीक है, तो देखते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कवि विद्यापति को कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिल में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो भाई आज की अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, यानी आदिकाल अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, आदिकाल के जितने भी PYQ थे यानी 345 PYQ थे वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, क्या अभी जो हमारा चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम भक्तिकाल से अपने स्टार्ट करेंगे क्लासें। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें वे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसको भी ज्वाइन आप ज़रूर करें। मैं जो ये PDF है आदिकाल की कंप्लीट PYQ की मैं वहीं पे आपके लिए अपलोड कर दूँगी, आप वहीं से PDF ले सकते हैं। ठीक है भाई, और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।